हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने में देखते होंगे ये 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है जो 13 सितंबर को जो निर्धारित समय पे बीपीएससी ने एग्ज़ाम ली थी। तो उनमें से जो 30 प्रश्न आए हैं बीपीएससी में, वो साइंस के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक झलक बताना चाहता हूँ कि वो सारे प्रश्न किस बुक से दिए हैं और कहाँ से दिए हैं, वो ज़रा सा देखेंगे और हम सभी देखने का प्रयास करते हैं और आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे जितना वक्त मिला मैंने उतना समय में अपना एनालिसिस किया और देखा कि बीपीएससी ने आखिर प्रश्न कहाँ से इस बार उठाया है और कौन से बुक से उठाया है, उसको हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कौन से बुक से भी ये प्रश्न पूछा गया है। मैं वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन से बुक से ये प्रश्न पूछा गया है। तो बिना देरी किए हुए मैं एक एक करके प्रश्न साइंस का, वो भी साइंस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से हम सीरीज लेके आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम देखना चाह रहे हैं कि साइंस के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे कि कहाँ से वो प्रश्न उठाए हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से स्पर्श पर ढकते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। 2 कॉपी एकदम सेम प्रश्न बीपीएससी ने ये पूछा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है ये 21 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है और सेट नंबर F का है। और क्वेश्चन नंबर 21, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। और इन्होंने तो हद कर दिया कि एक ही पेज से 2-2 प्रश्न उठा लिए हैं। फिर से देखेंगे 21 नंबर ये प्रश्न आपको मैंने अच्छी तरह से दिखा दिया हूं और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से दिखा दिया हूँ। लास्ट में बताऊंगा कि यह सवाल किस बुक से पूछा गया था। फिर ध्यान से देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ के नीचे की ओर से नियत त्वरण लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। यहाँ देखिए साथियों, सेट नंबर F क्वेश्चन नंबर 22 आप मिला भी सकते हैं। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर से नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है और यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी पर तय करता है और इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है, इस पर लगने वाले बल की गणना करें। एज इट इज जो भी क्वेश्चन वो पूछा है सेम इस बुक में आपको सेम मिल गया है। अगर कोई बच्चे इस बुक को पढ़ के गए होंगे तो उनका तो जय जय है, जो नहीं पढ़ के गए होंगे तो उनको तो अफसोस है। और याद रखिएगा, लुसेंट वगैरह रटने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने अब थोड़ी सी अपना ट्रेंड बदल दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को कि ये 23 नंबर क्वेश्चन आप देखते होंगे कि किसी घर के 1 महीने की ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि यह क्वेश्चन फिर बुक में कहाँ पे है वो मैं बता रहा हूँ। सेम प्रश्न है, किसी घर के 1 महीने की ऊर्जा 250 यूनिट व्यय हुई है तो यह ऊर्जा जूल में कितना होगा। और सेम प्रश्न 23 नंबर पे नज़र डालिए आप कि किसी घर में 1 महीने की ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा जूल में कितना होगा। सामने दिखाई देता होगा ये क्वेश्चन है और ये यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। ये किस बुक का क्वेश्चन है आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और गेस जरूर आप करते होंगे कि यह क्वेश्चन कौन सा। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया है। साथियों 24 नंबर प्रश्न, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ये सब आदमी जानते हैं, स्टील में होती है। और देखिए सीधा एज इट इज यहाँ पे आपको ध्यान में दिखाई देता होगा, स्टील 5960 है, उसके बाद निकेल है, जो कि इसमें निकेल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो निकेल तो होगा नहीं। फिर उसके बाद वायु है, ये सब है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना के दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 सेट नंबर F के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्टील और सबसे कम जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। सेम क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं एग्जाम में। बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इसका जवाब यहाँ पे देखिए। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, नियम में ऊर्जा केवल ऊर्जा के रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरित से पहले रूपांतर के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक सिद्धांत तथा सभी प्रकार के रूपांतरण में मान्य है।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंड मुक्त रूप से मध्य की किसी मध्य स्थितिज ऊर्जा में कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा में उतना ही वृद्धि होती है, वायु में प्रतिरोध प्रभाव अपेक्ष और इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न का उत्तर आपको भी पता चल जाएगा और कहाँ से पूछा गया है ये आपको दिखाई देता ही होगा। अब देखेंगे साथियों यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पे, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन को बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया कार्य है। ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और सेम प्रश्न आपको दिखाई देता होगा। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 115 मीटर लंबा तथा खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देता होगा और क्वेश्चन में सेम देखो बैलो लिखा हुआ है तो ये भी बैलो लिखा है, गाय भी नहीं लिखा है क्योंकि गाय तो जोतने का काम नहीं करती है, बैल का ही काम करती है। लेकिन सेम जो भी यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न वो सेम आपको साथियों मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सेम, और डिजिट भी चेंज नहीं किए हैं। देखिए 140 तो 140 आपको दिखाई देता होगा, 15 मीटर लंबा तो 15 मीटर लंबा भी दिखाई देता होगा, कुछ चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछ डाला है। देता होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। पेज नंबर आपके 170 में देख लेंगे, एनसीईआरटी के बुक में आपको ये मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये यहाँ पे ध्यान देंगे कि लघु पथन के समय में, और सेम क्वेश्चन इन्होंने एकदम ऑब्जेक्टिव उठा के रख दिया है। देखेंगे लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित रहता है। सेम क्वेश्चन 29 क्वेश्चन सेट नंबर F में आपको देखने को मिल जाएगा, आप मिला भी सकते हैं। नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ दिखाई देता होगा, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सा है। एक तो हम लोग जानते होंगे, कॉमन सेंस से जानते हैं कि फ्यूज एक ऐसा है जो हमें उपकरणों के विद्युत आघात से बचा सकते हैं, तो इसका आंसर फ्यूज होगा। और एकदम सेम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे लघु पथन भी कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत सहित अवांछनीय उचित विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। मतलब फ्यूज जो है वो क्या करता है कि हमारे अवांछनीय मतलब उपकरणों के विद्युत आघात से बचाने वाली वो युक्ति है। सेम आपको दिखाई ये देता होगा और मैं आपको पोज करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए और अच्छे से इसको अच्छे ढंग से इसे पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चन देखते होंगे निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता का चौथा भिन्न भिन्न बताइए, इसमें से कौन होगा। ये क्लास 8 के चैप्टर नंबर आपके ये इसमें मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये माइक्रोस्कोप वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें आपको ये मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी के बुक में ये मिल जाएंगे। किसमें मिल जाएंगे? एनसीईआरटी के बुक में आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर अब एक क्वेश्चन पे नजर डालते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। सेम क्वेश्चन हमको देखना है कि ये क्वेश्चन आखिर कहां से पूछा गया है। देखेंगे साथियों, यहाँ पे तो मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। और यहीं पे देखेंगे सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से उठा के डाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पे आपको दिखाई देते होंगे ऑप्शन, और जो ऑप्शन वहां डाला हुआ है वही ऑप्शन सेम यहाँ पे भी डाला हुआ है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है साथियों। मैं जिस तरह से साथियों एनालाइज किया है और यह किस बुक से पूछा गया है तो ध्यान से समझेंगे। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है और ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है। एकदम ये सब इतने सुंदर ये किताब है कि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप इस बार देख के गए होंगे इस बुक को तो साथ मानिए कि आपका 71वीं में बीपीएससी में आपका सिलेक्शन होना तय है। पीटी में, मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो साथियों यह बहुत ही शानदार बुक है और आप इसे पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप साथियों 6 से लेके 12 तक अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन मुझे मिला है, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना, आप भी एनालाइज कीजिए, आप भी किसी दूसरे पर आश्रित मत रहिए। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि 6 से लेके 12 तक के मतलब 9th के 3 से 4 चैप्टर से पूछे गए हैं, 10th के 2 चैप्टर से पूछे गए हैं, 12th के फिर 3 चैप्टर से पूछे गए हैं। ऐसे करके इन्होंने 8 क्लास से भी उठाए हैं क्वेश्चन को। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं हिस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और जियोग्राफी इन्हों के लिए मैंने विश्लेषण कर रहा हूं कि इन्होंने किस बुक से ये क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको किस
सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए वीडियो, ये मुझे जरूर सजेशन कीजिएगा, तो फिर मैं एनालाइज करके आपको मैं बताऊंगा। जब तक आपका कमेंट्स नहीं आएगा तब तक मैं बताने वाला नहीं हूं। जो भी क्वेश्चन मैंने देखा हूं एज इट इज एकदम रियलिटी है, बुक में लिखा हुआ है, और वो बुक मैंने आपको बता दिया है। मैंने बोला ही था शुरू में ही कि एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 9th का, क्लास 10th का। मेरे पास जो बुक था जिसको मैंने अच्छे तरह से बच्चों को पढ़ाते थे, उसी बुक को आज मुझे मन में आया कि थोड़ा सा पलट के देखते हैं। फिर देखा मैंने तो ये सब खेल बीपीएससी ने किया था। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एनसीईआरटी का इन्होंने बेस लिया है। बहुत ही शानदार बुक है, आप लोग मेहनत कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।